अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक कैसर और आज की वीडियो में हम 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पर है कि जो लोग रेंटल इनकम कमा अर्न करते हैं और उनका डिफरेंट सोर्सेज से भी इनकम है, तो मैं उस पर भी बात करूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी इनकम भी होती है और वो प्रॉपर्टी से भी इनकम अर्न कर रहे होते हैं, यानी उन्होंने रेंट पर कोई प्रॉपर्टी दी होती है या हाउस वगैरह दिया होता है या एक घर का एक पोर्शन दिया होता है, तो वो रेंटल इनकम भी होती है उनकी। तो उसको वो कैसे डिक्लेयर करेंगे अपनी रिटर्न में। नंबर 2 पर हम बात करेंगे प्रॉफिट ऑन डेट, कि अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है उस पर आपको प्रॉफिट मिलता है और प्रॉफिट पर टैक्स डिडक्शन होती है। इस पर हम सारी डिस्कशन करेंगे आपके बैंक अकाउंट की, और वो आप अपनी रिटर्न में कैसे डिक्लेयर करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। नंबर 3 पर हम बात करेंगे कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई आपने प्लॉट वगैरह या कंस्ट्रक्टेड हाउस जो है वो ख़रीदा और उसको बेच दिया, प्रॉफिट पर बेचा, तो जो आपको वो कैपिटल गेन होगा, फ़र्ज़ करें आपने 10 लाख का लिया था और 15 लाख का आपने बेच दिया, तो 5 लाख आपको कैपिटल गेन हुआ। इस पर आप टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे और क्या इस पर टैक्स जो है वो अप्लाई होगा या नहीं होगा, इन हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। नंबर 4 पर हम बात करेंगे कि अगर आप कोई एसेट परचेज़ करते हैं और आप इंस्टॉलमेंट्स पर परचेज़ करते हैं, तो आपने उसको अपनी रिटर्न में कैसे शो करना होगा। तो हम इन 4 टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अपनी रिटर्न की तरफ। आयरस पर आएँ और लॉगिन कर लें। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन में CNIC इंटर करेंगे और पासवर्ड इंटर करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी इनकम जो है वो प्रॉपर्टी इनकम भी है, तो आप सैलरीड पर्सन वाला फॉर्म यूज़ नहीं कर सकेंगे। अगर आपकी रेंटल इनकम है तो फिर आपको नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि सैलरीड पर्सन वाले फॉर्म में आप रेंटल इनकम को शो नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपको नॉर्मल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। मसला कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मल रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, बात एक ही है। तो आपने नॉर्मल रिटर्न जो है वो ओपन करनी है। फिर जिस ईयर की आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे वो ईयर आपने यहाँ पर सर्च करना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये ट्रांजैक्शन मैंने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है, तो मैं उस ट्रांजैक्शन को पहले स्टार्ट कर देता हूँ। अक्सर लोगों के पास ये एरर आता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर ये एरर आपके पास आए तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले से ये ट्रांजैक्शन जो है वो स्टार्ट की हुई है। तो आपने उसको ड्राफ्ट में डिक्लेरेशन में और यहाँ से इसको पहले डिलीट कर देना है और उसके बाद आप न्यू ट्रांजैक्शन जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। इन केस अगर आपके पास ऐसा एरर आता है तो फिर आपने पीरियड जो है वो न्यू डिक्लेरेशन ओपन करके आपने पीरियड सर्च कर लेना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके पास ये रिटर्न का फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने सैलरी इनकम, लेट सपोज हमने किया हुआ है कि सैलरीड पर्सन है और उसकी रेंटल इनकम भी है, तो हम लेट सपोज यहाँ पर कह देते हैं कि इस बंदे की सैलरी जो है वो 8 लाख है, तो हमने यहाँ पर 8 लाख शो कर दी। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी में आप आ जाएं। प्रॉपर्टी में आपने जितना रेंट है घर का आप लेते हैं, वसूल करते हैं या वसूल करना अभी बाकी है, जुलाई 19 से लेके जून 20 तक जितना भी रेंट रिसीवेबल होगा या आपने रिसीव कर लिया है, वो दोनों आपने जो है वो ऐड अप करने हैं। जुलाई 19 से लेके जून 20 तक जितना भी रेंट आपका रिसीवेबल होगा आपने वो सारा एंटर करना है। लेट सपोज के आपने जो है वो मंथली रेंट जो है वो 30,000 है और टेनेंट आपका किराएदार जो है उसने जुलाई 19 से लेके आपको मई 20 तक का रेंट दिया हुआ है, लेकिन 1 महीने का उसने अभी तक आपको रेंट नहीं दिया, जून 20 का। लेकिन फिर भी बेशक रेंट आपको नहीं मिला, लेकिन आपने वो रिसीवेबल तो है, वो आपने कभी ना कभी तो आपको मिलेगा, तो इसलिए आपने उसको भी बीच में शामिल करके अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो आपका फ़र्ज़ करें कि मंथली रेंट जो है वो 30,000 है और 30,000 को
आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एनुअल आपका जो है वो रेंट आ जाएगा 3,60,000। इसको कैलकुलेट कर देंगे। इसके बाद व्यूअर्स आप आ जाएंगे कंप्यूटेशन पर। कंप्यूटेशन पर जब आप आएंगे यहाँ पर आप देखें कि 8 लाख जो आपकी सैलरी इनकम है और 3,60,000 आपकी रेंटल इनकम है, जो आपकी नॉर्मल टैक्स रिजीम में नहीं आती, ये आपकी आती है फाइनल टैक्स रिजीम में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें कि 8 लाख पर जो आपका टैक्स है वो 10,000 रुपये है। ठीक है, जो नॉर्मल टैक्स आपका अप्लाई हो रहा है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये आपको स्लैब रेट्स देखने पड़ेंगे। स्लैब रेट्स के मुताबिक 6 लाख से ऊपर और 12 लाख से कम जितनी अमाउंट होगी उस पर 5%, यानी 6 लाख के ऊपर और 8 लाख का, 6 लाख और 8 लाख का आप डिफरेंस निकालें तो 2 लाख है। तो 2 लाख का 5% जो है वो आपका 10,000 यानी कि सैलरी पर टैक्स हो गया। और प्रॉपर्टी पर जो आपका टैक्स होगा वो 3,60,000 पर 2 लाख तक एग्जेम्प्ट है। 2 लाख से लेके 6 लाख तक अगर आपका रेंट है तो उस पर आपका जो एक्सीडिंग 2 लाख होगा उस पर 5% आपका टैक्स पेएबल होगा। यानी अब 2 लाख के ऊपर आपका 1,60,000 बनता है। ठीक है, 1,60,000 पर आपका 8,000 रुपये, 5% अगर आप कैलकुलेट करें तो 8,000 रुपये आपका टैक्स बनता है। तो आपका ये टोटल टैक्स चार्जेबल जो बन जाता है वो 18,000 बन जाता है। ठीक है, अब व्यूअर्स इसके बाद आते हैं, अब क्योंकि आपकी सैलरी इनकम भी है तो आपके लाजमी बात है आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स डिडक्ट किया होगा। अगर आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया हुआ है फिर आपको पेमेंट की है तो आपने उसको एडजस्टेबल टैक्सेस में क्लेम करना है। यहाँ पर आप लिख देंगे कि आपका जो भी टैक्स चार्जेबल है 10,000 आपने उसको यहाँ पर क्लेम कर लिया। अब जो आपका रेंट है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में नहीं आता, तो आपने इसको फिक्स्ड फाइनल फिक्स्ड मिनिमम यहाँ पर इन ऑप्शंस में देखना है आपने इसको। यहाँ पर आप देखें कि 3,60,000 आप पे आपका 8,000 रुपये टैक्स बनता है फाइनल टैक्स। तो अगर आपके किराएदार ने आपको टैक्स डिडक्ट करके आपको पेमेंट की है तो जो टैक्स आपके किराएदार ने आपका डिडक्ट किया है उसने वो पे भी किया होगा, आपने वो यहाँ पर क्लेम कर लेना है। लेकिन अगर आपने अपना टैक्स नहीं कटवाया तो आपने उसको यहाँ पर क्लेम नहीं करना। ठीक है, इसका मैं बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर क्लेम कर लेते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी, आपको मज़ीद पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने टैक्स नहीं कटवाया हुआ, आपने आप टेनेंट से पूरा का पूरा रेंट जो है वो रिसीव करते हैं तो फिर आपने यहाँ पर इसको क्लेम नहीं करना। अब मैं यहाँ पर आपको फ़र्क दिखा दूँ कि कंप्यूटेशन में आपका एडमिटेड टैक्स जो है वो ज़ीरो है, लेकिन जब आप यहाँ से इसको निकाल देंगे, ठीक है, 8,000 जो आपने क्लेम किया कि मेरे टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आपने जब इसको यहाँ से रिमूव कर दिया तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि टैक्स लायबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब आप यहाँ पर कंप्यूटेशन में देखें तो आपकी ये 8,000 रुपया जो है ये वापस आ गया, यानी कि ये आपका एडमिटेड टैक्स जो है वो पेएबल है क्योंकि आपने ये टैक्स जो है वो कटवाया नहीं है। इसी तरह अगर आपकी सैलरी से भी टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ तो आपने यहाँ पर क्लेम नहीं करना। ठीक है, अब देखें 18,000 में से 10,000 तो आपने एज ए एम्प्लॉयर ने आपका डिडक्ट कर लिया, वो आपने क्लेम कर लिया। बाकी का 8,000 जो आपका पेएबल है वो आपने ख़ुद से पे करना है, और अगर आपके टेनेंट ने डिडक्ट किया हुआ है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह आपने अपनी रेंटल इनकम को शो करना है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर प्रॉफिट ऑन डेट। ठीक है, प्रॉफिट ऑन डेट आप कैसे किस तरह उसको शो करेंगे। प्रॉफिट ऑन डेट पर मैं पहले आपको बता दूं कि प्रॉफिट ऑन डेट पर जो लायबिलिटी है
वो सेक्शन 7B के तहत आपको बताई जाती है कि आपने इतना टैक्स जो है वो आपको पे होगा। अगर इफ़ प्रॉफिट ऑन डेट डज़ नॉट एक्सीड ₹5 मिलियन, अगर आपका प्रॉफिट 5 मिलियन से एक्सीड नहीं करता तो आपकी लायबिलिटी जो है प्रॉफिट की 15%, प्रॉफिट का 15% आपका जो है वो लायबिलिटी होगी, ठीक है। और अगर इसी तरह 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से 2.5 करोड़ तक अगर आपका प्रॉफिट है तो आप पे आपकी लायबिलिटी होगी 17.5%, 17.5%। इसी तरह 2.5 करोड़ से 3 करोड़ 60 लाख तक अगर आपका प्रॉफिट है तो आप पे 20,000 की 20% की टैक्स लायबिलिटी होगी। तो अगर आपका प्रॉफिट जो है अब हम आते हैं कि दूसरा 151 की तरफ। अब 151 जो है वो बैंक को एक डायरेक्शन देता है कि उसने कितना टैक्स डिडक्ट करना है। एफबीआर की तरफ से बैंक को डायरेक्शन मिलती है कि आपने जो प्रॉफिट पे करना है अपने कस्टमर को, वो उसमें से आपने 10% उसका टैक्स जो है वो काट के आपने पेमेंट करनी है। इसी तरह अगर किसी का प्रॉफिट जो है वो 5 लाख से कम हुआ हो, यानी अगर आपका सेमी एनुअल है, बैंक आपको जो है वो 1 लाख, आपका 5 लाख से कम प्रॉफिट हुआ है तो वो 10% आपका डिडक्ट कर लेगा और बाकी का प्रॉफिट आपको दे देगा। इसी तरह अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा मंथली प्रॉफिट या सेमी एनुअल प्रॉफिट हो जाता है तो बैंक आपका 15% डिडक्ट करके बाकी से आप पेमेंट आपको कर देगा। अब जो मसला ये आता है कि एक्चुअल लायबिलिटी आपकी 15% है लेकिन बैंक आपका 10% डिडक्ट करता है, बाकी का 5% आपको खुद पे करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको आपने रिटर्न में कैसे शो करना है, आप यहाँ पर आएंगे अदर सोर्सेज में, ठीक है। अदर सोर्सेज में आपने यहाँ पर प्रॉफिट ऑन डेट, इंटरेस्ट, यील्ड एक्सेट्रा, इसको आपने यहाँ पर लिखना है। लेट से मैं आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ कि आप बैंक स्टेटमेंट में कैसे इसको देखेंगे। ये आप देखेंगे मेरे सामने एक बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें 1 जनवरी 2020 को ये अमाउंट क्रेडिट हुई 33,107 रुपये और इस पर 10% बैंक ने काट लिया, ठीक है। जो उसको अंडर सेक्शन 151 के रूल के तहत बैंक की ज़िम्मेदारी है कि वो 10% आपका डिडक्ट करके आपको पेमेंट करेगा। लेकिन अगर ये अमाउंट जो है प्रॉफिट की अमाउंट 5 लाख से एक्सीड कर जाए तो वो 15% डिडक्ट करके बाकी, फ़र्ज़ करें कि ये 5,33,000 होता तो वो फिर 53,310 रुपये जो है वो टैक्स डिडक्ट करता, यानी कि 15%, 10% नहीं, फिर वो 15% अमाउंट डिडक्ट करके आपको पेमेंट करता यहाँ पर। ये क्योंकि अभी 10% है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 33,107, ठीक है। इसको आपने फिर यहाँ पर भी लिखना है, अमाउंट सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टैक्स, ठीक है। यहाँ पर के इस पर जो है वो नॉर्मल टैक्स अप्लाई नहीं होता, आपने इसको यहाँ पर लिखना है। और दूसरा फिर आपने इसको एक और जगह पर शो करना है, वो यहाँ पर फाइनल फिक्स्ड मिनिमम में जाना है आपने। यहाँ पर आपने सर्च करना है प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B। यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, जो भी आपका IBN नंबर होगा आपने लिखना है, और बैंक इस्लामी ब्रांच कोड वगैरह और ब्रांच नेम वगैरह आप एंटर कर सकते हैं, बैंक नेम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। आपने ओके कर देना है, बैंक अकाउंट ऐड करना है। अब आपने यहाँ पर लिखना है कि 33,107 पे आपका टैक्स जो है वो 33,10 रुपये जो है वो कट गया है। अब आप यहाँ पर कैलकुलेट करें ऊपर आकर, और यहाँ पर आप देखें कि आपका जो टैक्स चार्जेबल है वो आपका
15% बनता है, लेकिन 10% जो है वो बैंक ने डिडक्ट किया है। बाकी का जो डिफरेंस है 4,966 और 33,010 का, ये 5% बनता है, ये आपने ख़ुद पे करना है और उसके बाद फिर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। अब आप कंप्यूटेशन में आएँ वापस, तो आपका 4,656 रुपये से जो है वो टैक्स बढ़ गया, यानी कि आपका प्रॉफिट ऑन डेट पे जो आपका पेबल बनता है 5%, वो भी आपका इसमें ऐड अप हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं कैपिटल गेन की तरफ। व्यूअर्स, कैपिटल एसेट में आना है आपने कैपिटल गेन पर। पहले हम कैपिटल गेन पर बात कर लेते हैं कि कैपिटल गेन पर किन सेक्शंस के तहत जो है वो टैक्स लागू होता है और कितना कितना जो है वो टैक्स आपने पे करना होता है। व्यूअर्स, कैपिटल गेन सबसे पहले तो आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैपिटल गेन आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी ली है 10 लाख की और उसको 15 लाख में बेच दिया तो 5 लाख आपका कैपिटल गेन है। लेकिन अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर उस प्रॉपर्टी को ख़रीदा और बेच दिया तो ये सारा का सारा आपका कैपिटल गेन जो है वो शुमार होगा, ठीक है, कैपिटल गेन के तौर पर लिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये अंडर सेक्शन 37 यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपने कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है। मैं आपको बस जो है इसकी समरी बता रहा हूँ। तो अगर आपने ये यहाँ पर आप देखें, वेयर ए कैपिटल एसेट हैज़ बीन हेल्ड बाय ए पर्सन फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है, अगर आपने 1 साल से ज़्यादा एक एसेट ख़रीदा और उसको 1 साल से ज़्यादा अपने पास रखा, लेकिन 8 साल से कम तक वो आपके पास था, यानी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल या 7 साल तक आपके पास वो एसेट रहा, फिर आपने 8 साल गुजरे और फिर आपने वो एसेट बेचा, या हम इस वक्त जो है वो कह रहे हैं कि 8 साल से कम अरसे तक या 1 साल से ज़्यादा और 8 साल से कम अरसे तक आपने वो प्रॉपर्टी अपने पास रखी, तब आपका कैपिटल गेन क्या होगा? 5 लाख का आपने 3/4 कैलकुलेट करना है। 5 लाख का 3/4 आप कैलकुलेट करें तो 5 लाख का 75% जो है वो आपका ये बनता है 3,75,000 जो है वो आपका कैपिटल गेन टैक्स बनेगा ये, ठीक है। और अगर आप 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं वो प्रॉपर्टी तो 5 लाख पूरा का पूरा आपका कैपिटल गेन जो है वो लिया जाएगा। लेकिन अगर आप 1 साल से ज़्यादा अपने पास रखते हैं और 8 साल से कम अरसे तक अपने पास रखते हैं तो आपका जो है वो 75% अपने कैपिटल गेन का 75% जो है वो आपका टैक्सेबल होगा। इसके बाद अगर आपने वो प्रॉपर्टी 8 साल से ज़्यादा अरसे तक अपने पास रखी तो आपका जो है वो टैक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये तो पीरियड वाइज हमने डिस्कस कर लिया कि किस पर कितना टैक्स कैपिटल गेन आपने कैलकुलेट कैसे करना है पीरियड वाइज के। अगर 1 साल तक आपने पास रखा तो कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, 2 साल अपने पास रखा तो कैसे कैलकुलेट होगा, अगर 8 साल से ज़्यादा अरसे तक आपने रखा तो आप पर कोई टैक्स पेबल नहीं होगा। और ये रेट्स जो हैं वो मैं 2020 के रेट्स आपको बता रहा हूँ। तो अब हम आते हैं कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। टैक्स व्यूअर्स आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपका ये आपकी डिवीजन 8 है और यहाँ पर आपका जो है वो क्लियरली मेंशन है कि वेयर द गेन डज नॉट एक्सीड 5 मिलियन, अगर आपका गेन जो है वो 5 मिलियन से एक्सीड नहीं करता तो उस पर आपका 5% टैक्स जो है वो कैलकुलेट होगा। अब आप देखें कि यहाँ पर हम 1-2 मिसालें ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपका कैपिटल गेन जो है वो फर्स्ट सिनेरियो में हम ले लेते हैं 5 लाख कैपिटल गेन है, ठीक है। 5 लाख गेन को आपने यहाँ पर भी शो करना है क्योंकि इस पर नॉर्मल टैक्स जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक
ठीक है। आपने फिर इसको फाइनल फिक्स में जाकर यहाँ पर कंट्रोल F कर लेते हैं, कैपिटल गेन ऑफ ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 37(1)(a). यहाँ पर आपके पास डिफरेंट सिनेरियो हैं। अगर 5 लाख आपको कैपिटल गेन हुआ और वो प्रॉपर्टी आपके पास 1 साल से कम अरसे में ही आपने, मतलब 1 साल के दौरान ही आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, ठीक है, तो 5 लाख सारे का सारा आपका टैक्सेबल होगा। आपने उसको यहाँ पर शो करना है, ठीक है। अब इस पर हम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं कि इस पर हमारा कितना टैक्स बना। जैसे कि अब यहाँ पर 5 लाख का 5% आपका टैक्स पेबल बना। ये आप यहाँ पर रेट देखें कि 5 मिलियन तक अगर आपका टैक्स है तो आपको 5% जो है वो पे करना होगा। अब आपने विद होल्डिंग पीरियड जो है वो आपका 1 साल से कम था, तो अब पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपका टैक्सेबल हुआ। लेकिन अब होल्डिंग पीरियड जो है वो हम यहाँ से चेंज करके क्या कह देते हैं कि वो आपने प्रॉपर्टी जो है 1 साल से ज़्यादा अरसे तक अपने पास रखी, ठीक है। आपने उसको 1 साल के दौरान नहीं बेचा, बल्कि 1 साल से कम और 1 साल से ज़्यादा और 8 साल से कम अरसे तक अपने पास रखी। तो ये दूसरे इसमें आ जाता है, दूसरी कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। इस पर अब 5 लाख पर आपका 3/4 कैलकुलेट होगा। 3/4 मतलब 75%। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करने के बाद वापस आएँ तो 5 लाख का 75% 3,75,000 आपका, और 3,75,000 पे आपका जो है वो 5% टैक्स कैलकुलेट होगा। तो 18,750 रुपये आपका क्या हो गया, ये आपका टैक्स पेबल हो गया कैपिटल गेन पर। अब इसी तरह जब आप इसको एक्सीडिंग कर देते हैं कि आपने 8 साल से ज़्यादा अरसे तक अपने पास वो प्रॉपर्टी रखी, तो अब आप फ़र्क देखें कि अब फ़र्क क्या महसूस होता है आपको। यहाँ पर आप देखें कि जब आप 8 साल से ज़्यादा तक प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं तो वो टैक्स जो है वो आपका ज़ीरो हो जाता है, यानी अब आप पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो इस तरह आपने अपने कैपिटल गेन को शो करना है पीरियड वाइज। तो अब क्योंकि ये 2020 की रिटर्न है तो इसमें ये रेट्स हैं, लेकिन इनमें अमेंडमेंट्स हो गई हैं, रेट्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। होल्डिंग पीरियड जो है वो 8 साल से कम करके 4 साल का पीरियड कर दिया गया है। बहरहाल हम 2021 के रेट्स को बाद में कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी 2020 की फाइलिंग हो रही है, तो मैं ये रेट्स जो हैं वो 2020 के डिस्कस कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको कैपिटल गेन की समझ आ गई होगी कि आपने उसको कैसे शो करना है, ठीक है। अब व्यूअर्स हम आते हैं कंप्यूटेशन की तरफ। अब आपने सारी इनकम्स को जो है वो ऐड अप कर लिया है, तो अब आप आ जाएं वेल्थ स्टेटमेंट पर। वेल्थ स्टेटमेंट पर सबसे पहले जो है वो आप अपनी रिकन्सिलिएशन पर आएँ और जो आपने इनकम्स यहाँ पर एंटर की हैं वो सारी की सारी यहाँ पर लिख लें। सबसे पहले तो आपने 8 लाख जो है वो आपकी सैलरी से इनकम है, तो आप इसको जिस पर नॉर्मल टैक्स अप्लाई हुआ उसको आप नॉर्मल टैक्स में इंटर करके आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका जो है वो प्रॉपर्टी इनकम है, ये आपकी इसमें आ जाएगी यहाँ पर फाइनल फिक्स्ड मिनिमम टैक्स में, ठीक है। इसको आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपकी इनकम है 5 लाख जो आपने कैपिटल गेन से अर्न की। इसको भी आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में नहीं करेंगे बल्कि फिक्स्ड फाइनल में लेके जाएंगे। यहाँ पर आप इसको 5 लाख से बढ़ा दें इसको, यानी कि कैपिटल गेन, और आपने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। 5 लाख से इसको 5 लाख से बढ़ाएंगे तो ये 8,60,000 हो गया, ठीक है। इसी तरह चौथी इनकम जो है वो आपकी जो है वो फिक्स्ड एंड फाइनल में ही आती है, तो आप उसको भी प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो भी 33,107, इसको भी आप यहाँ पर ऐड कर लें। 33,107
और ये आप ऐड करें तो ये 8,93,107, 8,93,107 ये आपकी टोटल इनकम होगी। इस तरह आपने अपनी टोटल इनकम जो है वो शो करनी है। अब हम आ जाते हैं वेल्थ, दूसरे नंबर पर अब आप आ जाएं वेल्थ स्टेटमेंट में। अब वेल्थ स्टेटमेंट में एक चीज़ हमने शो करनी है। सबसे पहले तो आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे। बैंक अकाउंट जो भी हो, US डॉलर अकाउंट हो या डोमेस्टिक करेंसी का अकाउंट हो, आपने उसको यहाँ पर एंटर करना है। अब व्यूअर्स यहाँ पर आप आ जाएं तो आपकी सबसे पहले आपने अपना IBN नंबर कंप्लीट लिखना है, फिर अपने बैंक इस्लामी ठीक है, अकाउंट नंबर और बैंक का नाम आप लिख दें और ओके पर क्लिक कर दें। तो फिर आप अपने बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, लेट सपोज कि क्लोजिंग बैलेंस आपका जो है वो 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख आपने यहाँ पर एंटर कर दिया, कैलकुलेट कर लिया। ये जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा आपने उसको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आपने यहाँ पर एंटर करनी है। आपकी क्योंकि एक प्रॉपर्टी थी वो आप सेल कर चुके हैं जिस पर आपको कैपिटल गेन हो गया, तो वो प्रॉपर्टी अगर आपकी यहाँ पहले रिटर्न में आ रही होगी तो आपने उसको डिलीट कर देना है। फिर व्यूअर्स उसके बाद यहाँ पर आप और भी इंटर कर सकते हैं कि क्या पता आपने वो प्रॉपर्टी जो है बेच के नई प्रॉपर्टी ले ली हो, तो आप नई प्रॉपर्टी लिख लेंगे। जो भी प्रॉपर्टी होगी आप उसका एड्रेस वगैरह मेंशन कर देंगे, उसका 5 मरला 7 मेंशन कर दें या 10 मरला या कनाल, जो जितनी उसके रकबा है आप उसको मेंशन कर दें। और लेट से कि यहाँ पर आपने उसको ख़रीदा है 8 लाख में। ठीक है, इस तरह आप अपनी प्रॉपर्टी एसेट्स को, जो भी एसेट्स हैं आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब आप रिकन्सिलिएशन में वापस आएँ तो आपका यहाँ पर आपने एक चीज़ और एंटर करनी है कि आपने सबसे पहले प्रीवियस ईयर एसेट्स आपने लाजमी लिखने हैं। अगर आपने लास्ट रिटर्न फाइल की है तो आपका एसेट नेट एसेट फ्रॉम प्रीवियस ईयर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा होगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका कोई अमाउंट नहीं आ रही होगी, वो आपने खुद लिखनी है। अब यहाँ लेट सपोज कर लीजिए कि आपके पास लास्ट ईयर जो टोटल एसेट्स थे वो 10 लाख एसेट्स थे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 10 लाख एंटर कर लें। इस साल आपके एसेट्स में कितना इंक्रीज़ आया? सिर्फ 3 लाख का इंक्रीज़ आया। अब इसका मतलब ये है कि आपने पूरे साल में इनफ्लो कितना हुआ, मतलब डिफरेंट सोर्सेज से आपने कमाया है, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, और आपने कमाया है लेकिन उसमें से आपने 3 लाख जो है वो आपका एसेट में इंक्रीज़ आ गया, यानी कि आपके पास ये सेव है या इसका आपने कोई एसेट ख़रीदा है। बाकी का 13 लाख आपने बताना है कि ये आपने कहाँ किया। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ ऐड कर लें यहाँ पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में। यहाँ फ़र्ज़ करें कि आप कोई गाड़ी ख़रीद रहे हैं, आपने गाड़ी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पर ली हुई है। ठीक है, या कोई प्लॉट इंस्टॉलमेंट्स पर लिया हुआ है, तो आपने उसको कैसे शो करना है? आप क्या करेंगे कि मोटर व्हीकल आप यहाँ पर ऐड कर लें और यहाँ पर मेंशन कर दें जो भी गाड़ी है। ठीक है, करोला GLI। ठीक है, आपने लेट सपोज कि आपने ये करोला GLI ली है। ठीक है, इसको ये गाड़ी का नंबर आपने लिख दिया। आप यहाँ पर लिख दें कि इंस्टॉलमेंट्स पर आपने ली है। ठीक है, ऑन इंस्टॉलमेंट या लीज़ लिख दें, आप कुछ भी लिख दें जिससे क्लियर हो जाए कि ये गाड़ी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पर है। ठीक है, अब आपने ये एसेट ऐड कर लिया। अब 30 जून 2020 तक आपने इसकी जितनी इंस्टॉलमेंट्स पे की होंगी
या डाउन पेमेंट और जितनी इंस्टॉलमेंट्स आपने पे की होंगी आपने वो सारी वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। लेट्स सपोज़ कि आपने 30 जून 2020 तक ये इसकी पेमेंट्स कर दी हैं 3 लाख तक, ठीक है। तो आपका जितनी पेमेंट आप कर चुके होंगे, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स, वो टोटल आपने करनी है और उसको यहाँ पर लिख देना है, जितनी इंस्टॉलमेंट्स आपने 30 जून 2020 तक की होंगी। तो इस तरह आपने अपने एसेट्स को बढ़ाना है। और इसी तरह जब आप नेक्स्ट ईयर रिटर्न फाइल करेंगे तो आपने जुलाई 20 से लेके जून 2021 तक जितनी इंस्टॉलमेंट्स पे की होंगी उसको आप इसमें ऐड करके इसकी वैल्यू को जो है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरह आप अपना एसेट जो है वो, अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स पर लिया हो तो आप उसको इस तरह शो कर सकते हैं। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी भी है, कोई प्लॉट वगैरह है किसी सोसाइटी में और आप उसकी किस्तें देते हैं माना, तो आप उसको भी, प्रॉपर्टी को भी इसी तरह ऐड कर सकते हैं। अब वापस आपने रिकन्सिलिएशन पर आना है। रिकन्सिलिएशन पर आप देखें तो आप देखें कि आपका 16 लाख आपने कमाया है, जिसमें से 6 लाख आपने एसेट्स में कंज्यूम किया, मतलब आपके पास एसेट्स हैं, और बाकी का 10 लाख जो है वो आपने बताना है कि ये आपने कहाँ किया। तो मेरा मशवरा, मैं अक्सर वीडियोस में यही बताता हूँ कि आप इसको ज़्यादा एक्सपेंस आउट ना करें, बल्कि ज़्यादा आप जो है वो सेविंग की तरफ लेके जाएं, यानी कि बता दें कि मेरे पास कुछ कैश भी है। तो यहाँ पर आप 3 लाख जो है वो कैश में एंटर कर दें, और बाकी का जो बचेगा वो आप क्या कीजिएगा कि वो आप फिर एक्सपेंस आउट कर दें कि ये जो है वो मेरा एक्सपेंस आउट हो गया, ठीक है। ये आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सबसे पहले आपने एसेट्स एंटर कर लेने हैं। एसेट्स एंटर करने के बाद आपने सबसे पहले आप क्या करेंगे, आसान हल, सबसे पहले आप अपनी इनकम्स लिख लेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, अपने एसेट्स की डिटेल सारी लिख लेनी है, लास्ट ईयर की भी और करंट ईयर की भी, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास बचा कुचा होगा, जो आपकी रिकनसाइल्ड अमाउंट आ रही होगी, वो आप एक्सपेंस आउट कर दें। आप मज़ीद इसको कम भी कर सकते हैं, 4 लाख 5 लाख पर कर दें और यहाँ पर एसेट्स को बढ़ा दें उतनी अमाउंट से, ठीक है। जो चाहें आप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब आपकी रिटर्न तैयार है, अब आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन पर जाना है। सबसे पहले तो आपका एडमिटेड टैक्स जो बन रहा है वो आपने पे करना है। तो एडमिटेड टैक्स का चालान आपने बनाना है। उस चालान का कैसे बनाना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। जब आप चालान पे कर लेंगे, ठीक है, पे करने के बाद आप पेमेंट सेक्शन पर आएंगे, यहाँ पर फिर आपने प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से सर्च पर क्लिक करना है। जब पेमेंट करने के बाद आपका CPR जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक CPR का रिकॉर्ड मिलेगा। आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन होगा, सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे और वापस आप डाटा पर जाएंगे तो ये अमाउंट यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही ये रिमूव हो जाएगी अमाउंट, फिर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। तो आपने फिर वेरिफिकेशन पर जाकर अपना 4 डिजिट का कोड इंटर करना है और वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा रिटर्न सक्सेसफुली वेरीफाइड, ठीक है। यह कोड सक्सेसफुली वेरीफाइड का नोटिफिकेशन आ जाएगा यहाँ, क्योंकि मैंने गलत कोड इंटर किया है तो इसलिए ये एरर आया है। और फिर आपने सबमिट पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर देना है, तो आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी अपनी रिटर्न जो है वो खुद फाइल कर सकें। तो साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।